गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट यानी कि कोष प्रवाह विवरण डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टेक्निक्स एंड फॉर्म्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस किया था। उसी में आज हम लेंगे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू द फंड फ्लो स्टेटमेंट यानी कि कोष प्रवाह विवरण से संबंधित महत्वपूर्ण समायोजन। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है परिचालन से कोषों की गणना यानी कि कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो किसी भी व्यावसायिक संस्था में संचालन से लाभ कोष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, माल के कुल विक्रय मूल्य में बेचे गए माल की लागत और अन्य जो व्यय है उनको घटाकर संचालन से शुद्ध आय या फिर हम कह सकते हैं कि शुद्ध लाभ ज्ञात किया जाता है। ठीक है, कैलकुलेट किया जाता है नेट प्रॉफिट। लेकिन ये राशि कोष प्रवाह विवरण के लिए क्या है, क्रियाशील लाभों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। और इसका कारण ये है कि भाई इस प्रकार संचालन से शुद्ध आय की गणना करते समय क्या है, लाभ हानि खाते में बहुत से ऐसे फैक्ट मतलब मद रहते हैं, उनका क्या समावेश कर लिया जाता है, जो कि क्या है कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल को प्रभावित नहीं करते। ऐसी कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं। इसीलिए कोष प्रवाह विवरण के लिए परिचालन से लाभ की गणना करने के लिए लाभ हानि खाते द्वारा जो प्रदर्शित यानी कि जो लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो शो किए शुद्ध लाभ है उनमें से कुछ समायोजन करने होते हैं, यानी कि कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए क्या है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है और दूसरा स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। किसका? स्टेटमेंट ऑफ फंड फॉर ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्रय के लिए आयोजन। तो क्रय के आयोजन की को क्या है, कंपनी अधिनियम यानी कंपनीज एक्ट 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार क्या है, चालू दायित्व में अल्पकालीन आयोजनों को क्या है, चालू दायित्व को अल्पकालीन आयोजन उप शीर्षक में शामिल किया गया है। और इसीलिए चिट्टे में दिए गए जो कर आयोजन है को चालू दायित्व में ही मानकर जो क्वेश्चन है या फिर प्रश्न जिसको हम हल किया जाएगा। ठीक है, तीसरा है इसमें हमारा प्रपोज डिविडेंड यानी कि प्रस्तावित लाभांश। तो प्रस्तावित यानी प्रपोज डिविडेंड को हम किस तरीके से लेंगे कि प्रस्तावित लाभांश को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार चालू दायित्वों में अल्पकालीन आयोजन उपशीर्षक में शामिल किया गया है और चिट्टे में दिए गए कर आयोजन को चालू दायित्व ही मानकर हम प्रश्न को या क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो इसका हो गया प्रपोज डिविडेंड का एडजस्टमेंट। फिर है हमारा प्रोविजन अगेंस्ट करेंट असेट्स यानी कि चालू संपत्ति पर आयोजन। तो चालू संपत्तियों पर आयोजन जैसे कि भाई डूबते हुए ऋण के लिए आयोजन, फिर स्टॉक में हानि के लिए आयोजन को हम चालू दायित्व ही मान लिया गया है। क्यों? क्योंकि आयोजन की राशि चालू संपत्ति में कमी उत्पन्न करती है। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है इसमें हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स एसेट्स। ठीक है, यानी कि स्थायी संपत्तियों में वृद्धि या कमी। तो कोष प्रवाह विवरण में जो स्थायी संपत्तियाँ हैं उनमें क्या है, वृद्धि को हम स्थायी संपत्तियों का क्रय या फिर स्थायी संपत्तियों में कमी को हम स्थायी संपत्तियों का विक्रय के नाम से हम जाना जाता है। ठीक है, तो स्थायी संपत्तियों का क्रय विक्रय स्थायी संपत्ति खाता बनाकर ज्ञात किया जा सकता है। और वैसे ही स्थायी संपत्तियों के चालू वर्ष की लागत में से जो गत वर्ष की लागत है जिसमें से बेची गई संपत्ति की लागत घटी हुई है उसको घटा देने पर जो शेष क्रय की गई संपत्ति की जो राशि है वो हमें मिलती है, ज्ञात होती है। ठीक है, और कई प्रश्नों में क्या है, स्थायी संपत्ति की लागत की सूचना दी भी नहीं होती और ऐसी स्थिति में हम जो अलिखित मूल्य है उनमें कुल काटी गई जो हास्य की रकम जोड़ने पर लागत की रकम
ज्ञात की जाती है। कैसे? कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट जो करंट ईयर का है, दैट इज़ क्लोजिंग बैलेंस प्लस डेप्रिसिएशन चार्ज। उसमें हम ऐड करते हैं रिटन डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस ओपनिंग बैलेंस फिक्स एसेट्स। तो उससे हमें परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स का फिगर मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट है इसमें हमारा कंपाउंड ट्रांजैक्शंस, यानी कि मिश्र व्यवहार। तो कभी कभी क्या है, एक व्यवहार ही कोशों का सूत्र और कोशों का उपयोग दोनों का हमें जानकारी देता है, ठीक है। और ऐसे व्यवहारों के विश्लेषण में विशेष हमें सावधानी रखनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी एक व्यक्ति से 20,000 की एक मशीन खरीद कर उस व्यक्ति के पास उस मशीन को हम 17,000 के ऋण एंड डेप्रिसिएशन के बंधक रख दिया हो, तो वो क्या है, एक मिश्र प्रकृति का व्यवहार है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध इन तथ्यों से, एक तो 20,000 की मशीन का क्रय करना, ये कोष का उपयोग हो गया, और 17,000 का जो ऋण लेना है, ये कोष का क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो इस प्रकार यदि नया ऋण लेकर पुराने ऋण का भुगतान किया जाता है, तो ऋण प्राप्त करना कोष का सूत्र होता है, और पुराने ऋण का भुगतान करना क्या हो जाएगा, कोष का उपयोग हो जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा अंतरिम लाभांश, यानी कि इंटरिम डिविडेंड। सो चालू वर्ष के मध्य किसी भी समय भुगतान के लिए किए गए लाभांश को हम अंतरिम लाभांश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मोस्टली इस प्रकार के जो लाभांश हैं, इंटरिम डिविडेंड है, वो अधिक लाभ अर्जित करने पर ही भुगतान किया जाता है, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड वही होता है, ठीक है। यदि अंतरिम लाभांश का भुगतान नकद में, कैश में किया जाता है, तो इससे क्या होगा, जो हमारी वर्किंग कैपिटल है उसमें क्या है, कमी हो जाएगी, ठीक है। कार्यशील पूंजी में कमी हो जाएगी। अगर हमने जो प्रॉफिट है उसको एज ए इंटरिम डिविडेंड हम वो पे करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कोष का उपयोग होगा। और यदि अंतरिम लाभांश का भुगतान हम बोनस अंशों के रूप में करते हैं, है ना, यानी कि इंटरिम डिविडेंड जो है, अगर हम उन्हें शेयर्स, बोनस शेयर्स इशू करके करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल है, वो क्या अनअफेक्टेड रहेगी, अप्रभावित रहेगी, और ये हमारा क्या, ये कोषों का उपयोग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एडजस्टमेंट है हमारा राइट ऑफ इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि अमूर्त एवं कृत्रिम संपत्तियों का अपलेखन, ठीक है। तो मोस्टली क्या है, अमूर्त एवं जो कृत्रिम संपत्तियाँ, यानी कि इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स हैं, जैसे कि ख्याति, गुडविल हो गया, है ना, ट्रेडमार्क्स हो गए, प्रारंभिक व्यय हो गया, है ना, अंश एवं ऋण पत्र हो गए। इनके निर्गम में क्या है, अवलेखन की राशि के संबंध में स्पष्ट सूचना हमें दी होती है, और सूचना के अभाव में, यानी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो गत वर्ष के चिट्ठे, यानी कि पिछले राष्ट्रीय बैलेंस शीट में जो प्रदर्शित मूल्य से चालू वर्ष के चिट्ठे में प्रदर्शित मूल्य में यदि कमी है, तो इस कमी को हम क्या, लाभ हानि खाते से अपलिखित मान लिया जाता है, और गैर नकद जो व्यय के रूप में शुद्ध लाभ में हम इसे ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स का एडजस्टमेंट, किस तरीके से हम इसे राइट ऑफ करते हैं। फिर डिप्रिसिएशन, यानी कि मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास क्या है, एक गैर कोष मद है, यानी कि ये ना तो कोष का सूत्र होता है, ना ही साधन होता है। परिचालन से लाभ की गणना करते समय इससे अन्य व्ययों की भांति हम क्या करते हैं, लाभ हानि खाते में इसे डेबिट किया जाता है, और परिचालन से कोषों की गणना करते समय हास्य की राशि को लाभ में हम पुनः जोड़ देते हैं, यानी कि वापस से हम इसे डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट्स में ऐड कर देते हैं। हास्य को परिचालन से कोष को ज्ञात करते समय जोड़ने का कारण इसका एक गैर रोकड़ व्यय होना है, ठीक है, जिससे क्या कोष प्रभावित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा डेप्रिसिएशन एज अ सोर्स ऑफ फंड, यानी कि हास्य कोष के स्रोत के रूप में।
तो हास्य को निम्नलिखित कारणों से, फॉलोइंग रीज़न से हम क्या है कोष का स्रोत मान सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि हास्य के कारण कर योग आय कम हो जाती है, जिससे क्या है कर दायित्व भी कम हो जाता है, और कर दायित्व में कमी की राशि को हम हास्य का स्रोत माना जा सकता है। हास्य के कारण कोषों में वृद्धि नहीं होते, बल्कि कोषों से बचत होती है, और ये बचत कोषों का साधन मानी जा सकती है। और तीसरा है स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य पर ही किया जाता है, और हास्य लागत का एक अंग है। इस प्रकार हास्य चालू संपत्तियों के मूल्य में शामिल होकर कोष का स्रोत बन जाता है। लास्ट इसमें हमारा है परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि विनियोग का क्रय एवं विक्रय। ठीक है, तो विनियोग को चालू या स्थायी संपत्ति दोनों माना जा सकता है। क्यों? विनियोग यदि इसे विपणन योग प्रतिभूतियों या फिर अल्पकालीन सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं अल्पकालीन विनियोग के रूप में हो, तो उसे चालू संपत्ति माना जाता है। और अल्पकालीन विनियोग के क्रय विक्रय का समायोजन क्या है? कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की तालिका है, उसके माध्यम से ही खुद ही वो हो जाता है। एक ऐसे विनियोग और ऐसे विनियोगों के बेचने पर होने वाले लाभ या हानि को कोष की गणना में कोई भी समायोजन नहीं किया जाता। ठीक है, जो दीर्घकालीन विनियोग हैं वो स्थायी संपत्ति माने जाते हैं, और इनकी बिक्री कोषों का साधन और इनका क्रय कोषों का क्या है? उपयोग माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हो गए फंड फ्लो स्टेटमेंट के।